Good evening, friends. Today I am going to discuss a very interesting case of Supreme Court. The case is very old. ये केस 1960 का है और केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे सिटी सेकंड वर्सेस शीतल दास तीरथ दास। जो असेसमेंट ईयर है वो 1953-54 और 1954-55 असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि इस केस में असेसी को जो इनकम थी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से थी, कुछ उसको शेयर्स की इनकम आ रही थी और कुछ इसको बैंक के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था। असेसी के कुछ पर्सनल मैटर्स कोर्ट में चल रहे थे किसी और कोर्ट में, जहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया था कि असेसी को अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए कुछ मेंटेनेंस पे करना है। तो असेसी वो मेंटेनेंस अपनी वाइफ को और बच्चों को पे कर रहा था। असेसी ने जो ये मेंटेनेंस अपनी वाइफ को और बच्चों को पे कर रहा था, ये अपनी इनकम में से इसको डिडक्शन क्लेम कर लिया। ये मैटर असेसिंग ऑफिसर साहब के पास आया और उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है और ये पर्सनल खर्चा है और इसकी असेसी को जो है अलाउंस नहीं मिल सकती और ये पार्ट असेसी की इनकम का ही पार्ट है। ये मैटर ट्रैवल करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जो असेसी था वो अपने केस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस बिजॉय सिंह दुधौरिया ये केस है उसकी शरण ले रहा था। जो बिजॉय सिंह दुधौरिया केस के फैक्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि उस केस में जो असेसी था राजा असेसी था और जो असेसी था वो अपनी मदर को 1100 रुपये महीना मेंटेनेंस पे कर रहा था और उस केस में कोर्ट ने राजा असेसी की जो इनकम थी उस पर एक चार्ज क्रिएट कर दिया था कि उसको उसकी इनकम मिलने से पहले 1100 रुपये जो है उसकी स्टेप मदर को दिए जाएंगे। तो वहाँ पे जो बिजॉय सिंह दुधौरिया का केस था उस केस में असेसी को इनकम मिलने से पहले ही उसकी इनकम में से 1100 रुपये उसकी स्टेप मदर को मेंटेनेंस के जाने थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि बिजॉय सिंह दुधौरिया के जो फैक्ट्स हैं और इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो अलग हैं और उस केस में और इस केस में फ़र्क ये है कि बिजॉय सिंह दुधौरिया के केस में वो एलोकेशन ऑफ इनकम था और असेसी के केस में ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहाँ पर एलोकेशन ऑफ इनकम होता है और जहाँ पे एक इनकम पे एक चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है, वहाँ पे जो असेसी है वहाँ पे वो मेंटेनेंस चार्जेस को अपनी इनकम में से एक्सक्लूड कर सकता है। लेकिन जहाँ पे पहले असेसी को इनकम आती है और फिर वो उस इनकम में से अपनी वाइफ को या बच्चों को या किसी को भी मेंटेनेंस पे करता है, तो उस केस में जो भी मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये बहुत पुराना केस है लेकिन ये एक लॉ की नॉलेज के लिए हमारे लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने बताया कि जो भी मेंटेनेंस चार्जेस असेसी पे कर रहा है वो उसके लिए डिडक्टिबल नहीं है। जहाँ पे कोर्ट जो है वो असेसी की इनकम पर एक चार्ज क्रिएट कर देता है कि उसको इनकम मिलने से पहले उसकी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो उसके किसी रिलेटिव को जाएगा, उस केस में जितना पार्ट उसके रिलेटिव को जाएगा एज ए मेंटेनेंस वो उसकी इनकम का पार्ट नहीं होता। लेकिन जहाँ पे पहले असेसी को इनकम रिसीव होती है और फिर उस इनकम में से उसने अपने किसी भी रिलेटिव के लिए कोई भी मेंटेनेंस पे करना होता है, तो उस केस में असेसी जो है वो उस मेंटेनेंस चार्जेस की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। तो इस केस में कोर्ट ने बताया कि ऑब्लिगेशन दोनों केसेस में होता है असेसी के लिए मेंटेनेंस को पे करना, लेकिन जहाँ पे मेंटेनेंस एलोकेशन का रूप लेती है वहाँ पे डिडक्शन क्लेम की जा सकती है, लेकिन जहाँ पे वो एप्लीकेशन का रूप लेती है वहाँ पे डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस विच एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस paid by any assessee to his relatives and gives the understanding in which case the assessee can take the benefit of including or not including into his income when the
maintenance charges is received after allocation, then the maintenance charges do not become the part of the income of the assessee. But when the maintenance charges are received by the assessee and then it is paid to the relatives, in that case the assessee cannot take the benefit of the deduction of the maintenance charges paid to the relative. I hope that this interpretation of the case law will help you in understanding the nature of the expense which is being paid by the assessee as a maintenance charges. Thank you, friends.